अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज हमारे साथ हमारे पैनल का हिस्सा होंगे, कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब और इसके साथ ही साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे आज़म चौधरी साहब और मुबशर बुखारी साहब, जबकि स्काइप लाइन के थ्रू हमें सैयद इमरान शफ़क़त ज्वाइन करेंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो सबसे पहला सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग, जो कि हम अपने माहिरीन के सामने भी रखेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आपके सामने भी रखेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, इसका हिस्सा बनिए हमारे प्रोग्राम का। जो सवाल है वो इससे जुड़ा है, जो नवाज शरीफ लंदन में अभी मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तो शनीद, यूँ कह लीजिए कि लाइट से चिट चैट थी जो उन्होंने की और उन्होंने स्पेसिफाई किया है पीटीआई चेयरमैन को, उन्होंने शिकवा किया और इजहार किया कि उनसे नरमी बरती जा रही है, जो सलूक उनके साथ किया गया वो मेरे साथ तो नहीं किया गया। नवाज शरीफ जो कि मफरूर हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, इलाज की गर्ज से तो वो गए थे लेकिन वतन वापस नहीं आए हैं। उनके आने की बात भी बहुत की जाती रही उनकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन कोई अभी डेडलाइन सामने नहीं आई है कि कोई एक स्पेसिफिक डेट है कि जो हमें पता चले नवाज शरीफ की जानिब से खुद भी उनसे कहा जाए कि जी मैं इस डेट पे वापस आ रहा हूँ। खैर, साबिक वज़ीर आज़म जो खुद भी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, इस वक्त मफरूर हैं, वो इशारा कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन की जानिब से कि जी वो तो सज़ा याफ्ता हैं, जो इस वक्त जेल में सहूलियात का वो मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारी ही सहूलियात जेल से हटवा दी थी उनकी जानिब से पीटीआई चेयरमैन की तरफ जो इशारा किया जा रहा है। खैर, अब जो सहूलियात हैं वो पीटीआई चेयरमैन को जेल में मिल भी चुकी हैं। 200 से ज़ायद मुकदमात में पीटीआई चेयरमैन अब एक जो उनके ऊपर केस तोशाखाना के हवाले से उसमें वो अरेस्ट हैं और कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ फिर से इशारा कर रहे हैं इसी की तरफ कि उनके साथ नरमी जो बरती जा रही है, जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो हमारे साथ तो नहीं था। सबसे पहले मेरा ख्याल है आज़म साहब, मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ, जो शिकवा कर रहे हैं नवाज शरीफ, आपको ठीक लगता है कि इसी तरह से जो रवैया है पीटीआई चेयरमैन के साथ वो बरता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, जो उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो उनको फ्राहम करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है। माजी के अंदर आप देखें कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जेल में रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में रहे और उनको उसी तरह ट्रीट किया गया कि जो उनकी कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक था उनको फ्राहम किया गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब जेल में गए हैं तो उनके लिए एक स्पेशल लहदा से एक बैरक तैयार की गई थी वहाँ पे, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। और जब मियाँ नवाज शरीफ उसके बाद गए वो भी उसी बैरक में रहे थे, कोट लखपत जेल के अंदर जी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अभी चेयरमैन पीटीआई को उसको, तो फिर भी सहूलतों का बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है। और लेकिन आज़म साहब, चेयरमैन पीटीआई खुद ही खिलाफ थे ना इन सहूलतों के, जेल में नहीं इक्वालिटी की बात करते थे कि तमाम कैदियों को एक तरह की सहूलतों के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जेल मैनुअल के अंदर तय कर दी गई हैं वो हर कैदी का हक है। हाँ। चाहे वो किसी भी क्लास में रखा गया है, लेकिन उसको आप उसकी जो सहूलतें जो डिज़र्व करता है आप उससे रोक नहीं सकते। अब जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के एतराज़ की बात आ जाती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जितना नरम रवैया स्टेट की जानब से, अदलिया की जानब से मियाँ साहब के साथ रखा गया, आज तक किसी हुक्मरान जो गिरफ्तार हुआ या जो कानूनी शिकंजे में है उसके साथ इतना नरम रवैया अख्तियार नहीं किया गया। आपको सबको पता है कि मियाँ साहब 99 में जब कू हुआ है उसके बाद एक डील करके सऊदी अरब जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इंतखाबात में आते हैं और अभी जो इनको यहाँ पे सज़ा दी जाती है, सज़ा के बाद मियाँ साहब फिर जो है ना प्लेटलेट्स गिरने की एक इलाज की गर्ज से वो बाहर जाते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ उनकी गारंटी देते हैं एक स्टाम्प पेपर पर, और मियाँ साहब आज तक वापस नहीं आए। देखिए, अगर नरमी की हम बात करते हैं तो इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक वाहिद केस है कि एक कन्विक्टेड आदमी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई, लिहाजा इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मियाँ साहब का एतराज़ मैं नहीं समझता कि वैलिड है। हाँ, जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई का मामला है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें अगर उससे ज़्यादा उनको दी जा रही हैं वो नहीं देनी चाहिए, अगर मैनुअल से कम दी जा रही हैं वो भी मैं समझता हूँ कि मैनुअल की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा इस किस्म के एतराज़, लेकिन आज़म साहब आप एग्री तो कर रहे हैं ना कि नरमी बरती जा रही है पीटीआई चेयरमैन के साथ? मैं इसको नरमी नहीं कहता, मेरा नहीं ख्याल ये नरमी है, क्योंकि मैंने माजी की मिसालें दी हैं। हमारे बहुत सारे रहनुमा जो साबका वज़ीर आज़म, साबका सदूर रहे हैं, उनको जेलों की सैर कराई गई है, लेकिन उनको पहले सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, उसके बाद उनके लिए वहाँ पर कायदा बैरकें तैयार हुई, सारा कुछ हुआ है। अभी इनका तो आगाज़ है,
इनको तो अभी वहाँ पे जो आम कैदी के लिए एक सी क्लास की बैरक है उसी में रखा गया है, और उसमें और उन्होंने एतराज़ भी किया था, जिस पे आप याद होगा सेशन जज जो है अटक के, उन्होंने दौरा किया जेल का और उन्होंने निशानदेही की कि वहाँ पे किस किस्म की सूरत हाल है। और ये वाले रवैये अब सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए। एक दूसरे को जेलों में बंद करना, उनको विक्टिमाइज करना। इसी तरह जब यह इक़्तिदार में थे चेयरमैन पीटीआई, वहाँ पे कैमरे लगवाते थे हवालातों के अंदर, उन लोगों की मॉनिटरिंग करते थे। आज खुद अंदर हैं तो इनको ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है जी वहाँ कैमरे लगे हैं और मेरी मॉनिटरिंग की जा रही है। ना ये करते तो आज वो भी ना उनके साथ हो रहा होता। जी जी। सियासतदानों को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए और कम से कम इन जो विक्टिमाइजेशन की जो सियासत करते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या सूरत है? नवाज शरीफ तो इस वक्त मफरूर हैं और जेल काटने के लिए वतन वापस नहीं लौट रहे, और बहुत प्रेशर है इस वक्त नून लीग का, पूरी पार्टी का, पूरी जमात का उन पर कि वो वतन आए, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ पे लंदन में कि जी नरमी बरती जा रही है, पीटीआई चेयरमैन के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो कल इमरान पीटीआई चेयरमैन साहब को जो मिले हैं सब कुछ सहूलतें, उनको देखकर 2019 याद आ गया है। 2019 में जब वो खुद जेल में थे तो उस वक्त जो है वो उनका ये था कि उन्हें किसी किस्म की सहूलतें नहीं मिल रही, और उन्हें ना तो सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना उन्हें उनके जिस डॉक्टर से वो इलाज कराना चाहते हैं उस डॉक्टर तक रसाई दी जा रही है। इसी तरह से बाहर से खाना आने का मसला था, वो था। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने उस वक्त भी उठाई थी। और मुझे आज अच्छी तरह से याद है कि मरीम नवाज साहिबा ने उस वक्त जो है जावेद हाशमी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था। और ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया था बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस मामले पर आलमी इदारों को ख़त लिखेंगे कि नवाज शरीफ को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो खुद जेल के में गुजारे हुए दिन याद आ गए, और वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको ये सब क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिला। तो बात यह है कि ये भी वही सोच रहे हैं, और वही इमरान खान साहब जो हैं वो जब इख्तिदार में थे और आज जब वो वहाँ पर हैं तो उनकी सोच में भी वही सारा फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आप इख्तिदार में थे तो दूसरे के ऊपर जो है आप जितनी सख्ती कर सकते थे वो आपने की। आज आप कहते हैं कि मुझे जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए। ये साहब बाहर बैठे हैं तो इन्हें बज़ाहिर इख्तिदार से या बाहर तो हैं लेकिन इनका एक असर रसूख है इस वक्त, तो इन्हें ये हो रहा है कि उस शख्स को क्यों जो है वो सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो एक सियासत हो रही है ना, मैं इससे हमेशा कहता हूँ कि अवाम को इससे कुछ नहीं मिलना। ये जो आपका टॉपिक है ना, इस टॉपिक से भी अवाम को कुछ नहीं मिलना। मसला ये है कि आखिर अवाम को कब जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, हम इनकी खबरें इनके टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करते रहेंगे, अवाम की फिक्र कौन करेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर इतनी ही फिक्र है तो आए ना वापस, मुल्क वापस आ जाए, और मुल्क वापस आकर जो है यहाँ पर जो है जो कर सकते हैं वो करें। जेल मैनुअल आपके वक्त में आप तब्दील कर लेते, आप बेहतर कर लेते, तो आज आपको ये सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता जिसका सामना जो आज पीटीआई चेयरमैन साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, बाहर आने के बाद इक़्तिदार में रहे, वो कुछ बेहतर कर लेते, लेकिन कोई भी मुल्क का नहीं सोचता। अच्छा, इमरान साहब जजेस की तरफ भी इशारा किया है नवाज शरीफ ने, जो जजेस ये बात ठीक है कि आपके खिलाफ फैसला सुनाते हैं वो ठीक नहीं है, जो पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ फैसला दे दे वो बिल्कुल ठीक है। देखें, पाकिस्तान में बेसिकली तो चूहे तो नहीं कहना चाहिए, जो चोर सपाई वाला खेल चल रहा है। और आपको याद होगा कि ऑनवर्ड 2014 से इमरान को लाने के लिए क्या कुछ जतन किए गए थे और कितना कुछ किया गया था। फिर 2017 में, जुलाई 2017 में बात कुछ थी, चीज कुछ निकाली गई, और जो पकड़ हुई वो भी हमारे तारीख का हिस्सा है। और यानी वही जो बात वो कहते हैं कि जी वो अकामा मामला पनामा का था और अकामा निकाल लिया गया। तो ये मुझे इलामा इकबाल की वो बात याद आ रही है कि इस खेल में है तय्युन मरातब जरूरी, चातर की अनायत से तू फर्दी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्दी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो इरादे जिनके होते हैं वो अब उनके इरादे कुछ और है। जो उनके इरादे हैं वो है कि गलती हो गई थी, अब गलती को ठीक करना है। अच्छा। तो हम इन तजर्बात की गलतियां हैं, हम जो अवाम है, जो फ़हीम साहब कह रहे थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अजीब तरह की बहस है कि जी के नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ के साथ नहीं हो रहा। बेसिकली वो उनको सुना रहे हैं जो करते रहे हैं।
और वो उनको शिकवा दे रहे, सुना रहे, क्योंकि हमारे पास जो इतलात है वो तो ये थी कि उनका एक ही मुतालबा था। जब सिस्टम नहीं उठा पा रहा था, तो जब उनसे राब्ते किए गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 2019 में, अब तो ये ओपन सीक्रेट है, तो तब उन्होंने कहा था कि जी जो हमारे आपने किया है वो सब कुछ आप वापस ले लें, क्योंकि जो हमारे खिलाफ आपने किया है वो इंसाफ तो था नहीं, ये उनका क्लेम है, तो अब वो सब कुछ वापस आप ले लें। अब ये वापस हो रहा है, इसलिए वो मुतमिन भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसी शिद्दत के साथ वापस नहीं हो रहा जिस शिद्दत के साथ किया गया था। तो इसमें ना कानून है कहीं पे, इसमें ना कहीं पे दस्तूर है, ना आईन है, कोई ना कोई असूल है। अब असूल क्या होते हैं? असूल किसी के लिए कुछ और होते हैं, अपने लिए कुछ और होते हैं। खान साहब वो जो असूल की बात करते थे, वो कहते थे मैं जाके एसी करवाऊंगा। खान साहब कहते थे कि जी कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जेल में भी तकसीम है, कि चोर, बड़े चोर के लिए कुछ और है, छोटे चोर के लिए कुछ और है। तो अब वो जरा थोड़ा सा वो जर्फ दिखाए ना, कि अब एक आम कैदी की जो है वो जो कानून जो कुछ भी कहता है अच्छा, वो इमरान तो शफकत कहता साहब, रहेगा। एसी की बात तो कानून अभी को भी यहाँ नहीं पे कौन पीटीआई देखता? चेयरमैन की जानिब से की गई है। कुछ बेसिक थी, ज़रूरियात थी, उनका मुतालबा उनकी जानिब से किया जाता रहा और उन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि वो भी उनको नहीं मिली। देखिए, ये असल में बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब मुजरिम पाकिस्तान के कानून के नहीं है। इमरान खान साहब मुजरिम किसी और चीज के हैं। उन्होंने 9 मई को एक पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है और पाकिस्तान के कुछ और वो लोग जिन्होंने इसको फेस किया, जी। कि उनको लग रहा है कि जी कि उन्होंने एक साजिश के ताने बाने बुने थे। तो जब इस लेवल के ऊपर कोई पॉलिटिशियन पहुंच जाएगा, जब उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगेंगे, तो फिर जाहिर है कि उसके साथ रवैया जो है वो बाबू वाला तो नहीं किया जाएगा। तो चीजें तो अभी मुझे तो लगता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो मामला आगे बढ़ने हैं। पिछला अच्छा। जो दौर था उसमें तो 2 शख्सियात रुकावट थी इमरान खान साहब के खिलाफ फौजी अदालतों में केस चलाने के। जी। और हो सकता है कि कुछ मेरे दोस्तों को ये बात बुरी भी लगे और अजीब भी लगे। वो जरदारी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, फौजी अदालतों में वो मुखालिफ थे इसके। तो वो उस तरह से अब निगरान दौर है, अब ये चीजें आगे बढ़नी है, कानून ने अपना रास्ता लेना है। और आगे आगे अभी तो देखना है कि देखें होता क्या है होता क्या। है। अभी तो ठीक मुबशिर, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक मुबशिर, पहले लाडला की बड़ी लंबी गर्दान सुनाई देती रही है हमें पीएमएलएन की जानिब से, और अब क्या कहा जा रहा है डायरेक्ट नवाज शरीफ की जानिब से कि नरमी बरती जा रही है। आप भी अग्री करेंगे हमारे पैनलिस्ट की राय से? देखिए, मेरी एक अपनी राय है और उसमें मैं कुछ दोस्तों से डिसएग्री करूंगा, हो सकता है मेरा कुछ फिक्र एग्रीमेंट में भी आता हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ी सी तारीखी गलतफहमी का शिकार हैं। नंबर 1 तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे एक लंबा अरसा, बहुत लंबा अरसा, और वो रोमांस दरमियान में ख़राब हुआ और फिर दोबारा रोमांटिक हो गए। तो ये तो एक फैक्ट है, और ये बात भी फैक्ट है कि इमरान खान साहब भी लाडले रहे। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं नरमी या सख्ती की बात, ये बात भी ठीक है, उन पर सख्ती भी की गई लेकिन अदालती हद तक, और कुछ जो शिकायत खाना और बाकी चीज़ें अदालती हद तक ये सख्ती थी कि अदालत ने कहा जी केस रैपिडली चलेगा और एक उस पर जज बिठा दिया गया जो केस की प्रोसीडिंग देखेगा। ये बज़ाहिर सख्ती थी, और जिस बात का शिकवा अब इमरान खान साहब अपनी पिटिशंस में कर रहे हैं वही नवाज शरीफ के साथ हुआ, तो उनके साथ भी वो सख्ती हुई। इमरान खान साहब के हवाले से जो नरमी की बात है, मेरा ख्याल है वो जुडिशरी पे ज़्यादा फिट होती है, क्योंकि जुडिशरी ने जो अभी तक पीएमएलएन की जानिब से हम बार जी बार सुन बिल्कुल रहे हैं, उसमें जुडिशरी जो है आज ही की आप अगर प्रोसीडिंग्स देख लें, जिस पे आपका सेगमेंट है अगर है तो उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज भी वो लीनियंस जो है वो नज़र आ रही है थोड़ी सी। तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं अपने अपनी कैपेसिटी में, नवाज शरीफ साहब, और फिर मैं हमेशा कहता हूँ नवाज शरीफ शायद इंसानी तारीख के वाहिद फ़र्द हैं जिनकी 2 दफ़े कन्विक्शन हुई है, और दोनों दफ़े वो बड़े आराम से बाहर जाके बैठ गए हैं और फिर बड़े इज़्ज़त व एहतराम से वापस आए हैं। अब दूसरी दफ़े जब आएंगे तो इस दफ़े वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, ये सवाल तय मुस्तकबिल करेगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो शायद तारीख़ इंसानी के वाहिद फ़र्द हैं जिनकी 2 दफ़े कन्विक्शन हुई है और सीरियस एलिगेशंस में हुई है, और कन्विक्शन में पहले वाला केस तो आपको पता ही है क्या था। तो उसके बावजूद तो इसको नरमी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। और वैसे बरसरे तस्करा नवाज शरीफ साहब के दौर में 98 में इमरान शफकत और बल्कि फ़हीम भी कराची में थे,
और आज़म चौधरी साहब और मैं भी कवर कर रहे थे। जो लांडी जेल में वाक़या हुआ था आसिफ जरदारी पे तशद्दुद का, वो जो सेनेटर राना मकबूल साहब है उनकी ज़ेर निगरानी और एक आज़म चौधरी साहब के दोस्त होते थे इंस्पेक्टर नवीद सईद, जो असैसिनेशन उनका हो गया, वो मुलव्वस थे और मियाँ नवाज शरीफ का दौर था। उसे क्या कहेंगे, वो सख्ती नहीं थी तो क्या थी। तो कहने का मतलब यही है कि बंदे को गोल्ड फिश मेमोरी नहीं रखनी चाहिए और मेरा मुखातब इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ है। एक्चुअली टिट फॉर टैट होता है, आपने किया और कर्मा है, वक्त आपको पे बैक कर रहा है, क्योंकि आपने मैनुअल्स जेल की आज़म ने बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं अर्ज़ कर दूं थोड़ा सा कि अगर मैं फ़ील करूं मैं जेल में जाऊं, मैं होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त दूंगा, जी आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर और मुझे बी क्लास दे दीजिए, वो बी क्लास दे देंगे। बी क्लास में क्या होता है, आपको एक मुशक्कती मिलता है जो आपका खाना शाना पकाता है, आपको घर से खाना मिल जाता है। अगर आपकी जान को कोई ख़तरा है तो अनआर्म्ड गार्ड्स जेल देती है। अगर आप एयर कंडीशनर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार एसी का तस्करा हुआ, इसका भी मैनुअल जो है आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट अगर अप्रूव करेगा तो आपको एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन के चार्जेस, एयर कंडीशनर और उसका बिल आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ नथिंग इज फ्री इन जेल, उसके लिए आपको जो है वो करना पड़ता है। सहूलतें तो मिल गई ना पीटीआई चेयरमैन को, बस ठीक है, जिसका बहुत वावेला मचा रही थी पीटीआई, अब मिल तो गया उनको। जी बिल्कुल, वो बेसिक नेसेसिटीज़ तो मिल गई। और वैसे भी देखिए, एक तरफ पीटीआई ये क्लेम करती है और मेरा ख्याल है कि उनका क्लेम किसी हद तक दुरुस्त है कि बहुत पॉपुलर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अभी टैसिट है, साइलेंट है, खामोश है, अपनी जगह पे मौजूद है। क्या ऐसा नहीं होगा कि जेल में भी उनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद होगी? ठीक है, वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन अब पीटीआई चेयरमैन खुद भी बस ठीक है ना, वो फील करें, उस फेज में खुद हैं जब वो कहते थे कि ठीक है नवाज शरीफ का आईसी भी उतरवा देना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल लेवल की जो जेल है वो एक काटनी आखिरी चाहिए फिक्रा दूसरे मेरा ले कैदियों की तरह। लीजिए, लास्ट सेंटेंस मेरा ये है कि पीटीआई बहुत अच्छी मीडिया मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ प्रेपेगेंडा बड़ा शानदार करती है। और माजी में, यानी माजी करीब में, माजी दूर में आप देखें और अभी भी आप देखें जिस एग्रेसिवली वो जिस तरीके से प्रेपेगेंडा कर रहे हैं, उल्टा सच्चा यू टर्न हर चीज़ अब बिकी है इस मुआशरे में। तो अभी ये प्रेपेगेंडा भी इसलिए बिक रहा है, इसलिए ये सना आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज़म साहब अग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त कह रहे हैं बशर साहब। देखिए हकायक तो छुपाए नहीं ना जा सकते, चाहे वो मौजूदा दौर के हों चाहे माजी के हों। और देखें ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं, इनको आप झुटला नहीं सकते। आप टिट फॉर टैट की इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। पीटीआई चेयरमैन के जो यू टर्न हैं, अगर एक जुमला, उसने भी बहुत बुरी तरीके से फंसाया उनको अपने जाल में। एक जुमला सिर्फ टिट फॉर टैट की जो बशर साहब बात कर रहे हैं, देखें जरदारी साहब भी मौजूद है, जरदारी साहब की ज़ुबान काटी गई थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या आप कह रही थी? क्या पीटीआई चेयरमैन ने जब खुद से कहा कि एसी उतरवा देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए जेल मैनुअल तो अब नवाज शरीफ तो कह रहे हैं बिल्कुल उनके साथ वही हो रहा है जो वो करना चाह रहे थे। जेल मैनुअल की अगर हम जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मैनुअल में बहुत सारी ऐसी सहूलतें होती हैं जो हर कैदी जो जिस क्लास का है उसको वो मिल जाती हैं। होम डिपार्टमेंट, ये बशर साहब ने सारी चीजें आपको खोल के बताई हैं। ये जी जी, उन्होंने तो फैन फॉलोइंग का जिक्र कर दिया ना, जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो बात अगेंस्ट हो जाती है पीटीआई चेयरमैन को, जहां तक कोड लखपत की जो हवालात है, अगर मैं उसका आपको पूरी डिटेल बताऊं, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखी हुई है अंदर से। वो समझें कि 5-7 मरले का एक अलहदा घर बनाया गया था, उसमें तमाम बुनियादी सहूलतें जो किसी एक अच्छी जगह पर अच्छे घर के अंदर हो सकती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो एतराज़ कर रहे हैं, मियाँ साहब उसी घर में रहते थे। मरियम नवाज साहबा रोजाना उनके साथ बैठ के नाश्ता करती थी। मियाँ साहब का खाना घर से आता था, खाने की लिस्ट भी थी, खाना घर से आता था और मियाँ साहब के बाहर वहाँ पे लाइन लगी होती थी। मियाँ साहब उसमें इजाज़त देते थे, मैंने फ़लाँ से मीटिंग करनी है, फ़लाँ से नहीं करनी। वो मुलाकातियों की पूरी एक लिस्ट होती थी और बाहर लाइनें लगी होती थी। बिल्कुल, लेकिन बुशरा बीबी से आज उनकी मुलाकात हो गई है, 1 घंटे की तवील मुलाकात थी और हो सकता है इस मुलाकात में से बहुत कुछ निकले। फ़हीम? हाँ देखिए जी, जो सारी बातें हो रही हैं इनके ऊपर जो है ना, मुझे फैज साहब याद आ जाते हैं। फैज साहब ने भी रावलपिंडी साजिश केस में जो है वो जेल में एक तवील अरसा गुजारा। तो जो उस वक्त भी उनके लिए जो वतन की मोहब्बत थी ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। तमाम बातों के ऊपर उन्होंने कोई जेल में
शिकवा नहीं किया कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। उन्होंने वहाँ बैठकर भी जब लिखा तो वतन के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि बुझे हैं रोज़ने ज़िंदां तो दिल ये समझा है कि अब कि तेरी सहर कि तेरी मांग चिरागों से भर गई होगी, सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। तो उन्होंने वहाँ जो शायरी की वो भी वतन को रख के की थी। ये जो लोग हैं जो मुल्क की किस्मत के एक तरह से सब कुछ इनके हाथ में होता है, अवाम की तकदीर इनके हाथ में होती है, ये चंद दिन के लिए अगर इन्हें जेल जाना पड़ जाए तो वहाँ भी इन्हें वो तमाम सहूलतें चाहिए जो है इनको घरों में मिलती हैं। अगर सियासत कर ही रहे हो, सियासतदान हो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को भी करनी चाहिए और जो बाहर बैठे जो कर चुके उन्हें भी करनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। जी सिंपल, अवामी नुमाइंदे हो, सियासत की है तो जाओ। अब अगर जेल गए हो किसी वजह से तो बिल्कुल होने चाहिए। अब ये कुछ मेरे एक दोस्त का साथी के कुछ कह रहे थे इस हवाले से कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 मरतबा बाहर गए हैं बावजूद इसके कि उन्हें सजा हुई। तो भाई कौन भेजता है? क्या अदालतें भेजती हैं? कौन डील करता है सियासतदानों से? वो डील सियासतदान भी कर रहे होते हैं, एक फरीक तो नहीं करता ना किसी डील, वो सियासतदान भी कर रहे होते हैं। चले इमरान शफकत साहब से मैं पूछ लेती हूँ कि फिर आखिर भेजता कौन है उनको पीछे से, और अगर जब भेज भी दिया जाता है, डील हो जाती है, तो फिर सूरत हाल तो आने वाले टाइम में वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है। जी इमरान शफकत। मैं एक बात यहाँ पे ये करना चाह रहा था कि जब आदम जो इससे आप जिक्र कर रहे हैं बार बार जिस बैरक का, उस बैरक में उन्हें रखा गया था 2019 के बाद। इससे पहले भी वो एक दफा पकड़े गए थे और लाठी जेल पता नहीं कहाँ पे अटक जेल अटक किला वहां पे उनको रखा गया था, तब उनको ये सहूलियात नहीं दी गई थी। दूसरी दफा जो पकड़ा गया है वहां पर ये सहूलियात थी। अब पहली दफा उनका जुर्म कुछ और था, दूसरी दफा जुर्म उनका कुछ और था। पहली दफा मुद्दई कोई और था, दूसरी दफा मुद्दई कोई और था के खिलाफ। अब मुद्दई कोई और है, वही मुद्दई है जो 1999 में नवाज शरीफ साहब के साथ था, के खिलाफ था। तो ये चीजें बड़ी सादा सी है, हम इन बातों पर जाते नहीं है। तो बाकी जो के साथ वो वावेला हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने जो किया है उनके साथ मैं गुजारिश बार बार कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो मैंने जिस तरह पहले कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तो आगाज है। तो अभी इनको हौसला रखना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर हम ताने दे रहे हैं कि वो 2 दफा बाहर गए हैं, फहीम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो किस तरह चले गए थे। दूसरी दफा तो और किसने उन्हें भेजा? अब ब्रेक पर मुझे जाना है। इमरान शफकत साहब, ठीक पॉइंट आपका मेरे सामने है। जो पैनलिस्ट हैं 2 माहिरीन के मुताबिक कि जी हाँ पीटीआई चेयरमैन के साथ नरमी बरती जा रही है, जिसकी तरफ इशारा नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो कि 2 पैनलिस्ट के मुताबिक कि नरमी नहीं बरती जा रही है। इसी के साथ ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जो महज़्ज़ब ममालिक हैं उनमें अवाम को वोट डालने का हक़ जमहूरी समझा जाता है, इसको बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? हमारे मुल्क में अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएं, और इलेक्शन कमीशन फ़िलहाल अभी कन्फ्यूज़ स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने आ रही है। सदर मुमलिकत ने भी मुलाकात के लिए बुला लिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। अब ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है, और अगर हो जाती है तो क्या ये मुलाकात मानी ख़ेज़ रहेगी? खैर, सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि इलेक्शन में ताख़ीर से किस जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? बुखारी साहब जी, इसका बड़ा सादा सा जवाब है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि किसी जमात को फ़ायदा होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता किसी जमात को नुकसान होगा। अच्छा। जो मुझे नुकसान नज़र आता है वो जमहूरियत का नज़र आता है, उसकी मैं वजह बयान कर देता हूँ। और दूसरा नुकसान जो है मुझे अवाम का नज़र आता है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं कम अज़ कम अवाम के पास कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको जाके वो पकड़ सकते हैं कि जनाब ये नहीं हो रहा। जब इस तरह के सेटअप्स होते हैं तो उसमें टेक्नोक्रेट्स स्पेशली उसमें अवाम की एक्सेस नहीं होती, और इसमें ब्यूरोक्रेसी हिस्टोरिकली हमने देखी कि आरिफ अलवी साहब अगर रिज़ाइन करते हैं, चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए, तो ऐसी सूरत हाल में
आपके चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर बन जाएंगे, और वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आपकी सेनेट के 48 अरकान जो हैं वो 3 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, और उनको इलेक्ट करने के लिए भी आपके पास उनका कॉलेज नहीं होगा, जिसका मतलब है कि मार्च में हमारी जमहूरियत, यानी जमहूरियत का जो आखिरी इस वक्त हमारे पास एक निशानी है वो है हमारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और उस तरह एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे खौफ लाहक हो जाते हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल हो गई और शीशा गर जो हैं वो हमारे वो सोचें कि चलिए इसी सिस्टम को, चूँकि हम टेक्नोक्रेट्स ले आए हैं, हो सकता है ये डिलीवर कर जाएं, हो सकता है ना करें, लेकिन वो कहें कि जी चूँकि पाकिस्तान तो एक सियासी तजर्बा गाह है, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आप सोचिएगा कि वापस इस लाइन तक आते हुए जो हमने छोड़ी है अभी, कितना अरसा दरकार होगा, कितनी स्ट्रगल दरकार होगी, और मेरा ख्याल है कि किसी जमात का फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत का नुकसान होगा। जमातों के फ़ायदे इस वक्त इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। ठीक हो गया। मुबश्शिर बुखारी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो इस वक्त नुकसान है फ़हीम, वो सिर्फ जमहूरियत का नुकसान है और आवाम का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान या नफ़ा नहीं है इसमें जो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार है। आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? देखिए, बड़ी आइडियल गुफ्तगू की है बुखारी साहब ने, और यकीनन हकीकत तो यही है जिसकी तरफ उनका इशारा है। लेकिन मसला यह है कि ये इस मुल्क में सियासत जब होती है तो हमारे यहाँ सियासत सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं करती, कुछ लोग सियासी मैदान से बाहर बैठकर भी सियासत कर रहे होते हैं। तो अगर नुकसान की बात है तो फिर उसमें भी उनका हिस्सा होगा, और अगर फ़ायदा हुआ तो उनका उसमें भी उनका हिस्सा होगा। असल मसला यह है कि अब अगर मैं पूरे मुल्क की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर बात करूं तो यकीनन इस अगर इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में नहीं होते और मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कल हो जाए। अब इसकी वजह क्या है वो मैं थोड़ी सी समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। देखिए, जो मरदमशुमारी हुई है, पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा अक्सरियत अगर कहीं से मिलती है तो सिंध है, और सिंध की जो मरदमशुमारी के रिजल्ट हैं वो जब गए हैं आगे और उनको जब रीचेक किया गया है तो रीचेक करने पर ये 78 लाख सिंध की आबादी बढ़ी है। और ये 78 लाख आबादी से पहले अगर हम सिंध के मरदमशुमारी के आदाद व शुमार देखें तो वहाँ पर मुझे ये कहने दीजिए कि ऐसी ख्वातीन माएँ सामने आईं जो बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो रिकॉर्ड ये बता रहा था उस वक्त मरदमशुमारी का कि इन ख्वातीन ने एक साल में 3.7 बच्चों को जन्म दिया है एक साल में। तो ये इस टाइप के मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो सिंध से तैयार किए गए थे। लेकिन जब जाहिर है उसके ऊपर बाकायदा बात हुई, उसको रीचेक किया गया और बाकायदा उसके ऊपर जो है वो एक, मैं उसे कहना चाहूँगा कि एक खिंचाव की कैफियत जो है वो पैदा होती चली गई पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि कराची से एक कौमी असम्बली के नशिस्त में इजाफा हो रहा है और कराची में ही जो है 2 सूबाई असम्बली के नशिस्तों में भी इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा ऐसा नहीं है कि कोई सीट बढ़ गई हो पूरे ऐवान की, नहीं, ये सीटें दोनों जो हैं वो सिंध से आके कराची में ऐड हो रही हैं, यानी सिंध में कम हो रही हैं और कराची में जो है वो सीटें बढ़ रही हैं, ये 3 सीटें। तो ये नुकसान जो है ये पीपल्स पार्टी को है। फिर पीपल्स पार्टी जाहिर है अपना एक इंतजामी सेटअप बना चुकी है। यहाँ पर इंतजामिया में उसके लोग हैं, एजुकेशन में उसने ठीक ठाक भर्तियाँ की हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट जो इलेक्शन में पोलिंग का स्टाफ बनते हैं वहाँ ठीक ठाक भर्तियाँ हैं उनकी। अगर अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी लगा रहा है उसके बावजूद हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, मुसलसल हो रही हैं। तो एक ऐसा सेटअप है जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को वो सूट करता है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए और वो जाहिर है सिंध में उन्हें सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा और नुकसान अगर वक्त पे नहीं होते तो जो है वो उन्हें ही होगा। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आज़म साहब, आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उसी जमात को होगा, तभी वो इस वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं? अच्छा, फ़हीम साहब ने तो वो टेक्निकल बात की है और जाहिर है वो कराची में बैठे हैं और उनकी जो इस पर वर्किंग है वो हमसे बेहतर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल भी वैसे हम देखो इन तमाम जमातों में सिर्फ एक पीपल्स पार्टी मुझे ये कहती हुई नज़र आ रही है कि इंतखाबात होने चाहिए एक आईनी मुद्दत के अंदर।
अगर पीटीआई कह रही थी तो अब सिर्फ आपको नजर आएगी पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैकफुट पे जाती नजर आ रही थी, मदूम सी आवाजें सुनाई देती हैं जी। इंतखाबात के हवाले से, और बज़ाहिर नजर आता है कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इंतखाबात के लिए। मैं मुबशर साहब ने जो गुफ्तगू की है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जब तमाम सियासी जमातें बेक वक्त इक़्तिदार में भी थी, अपोजिशन में भी थी, आप पिछले जो 16-17 माह आप हमारे गुजरे हैं उनमें अगर आप देखें, जब तक ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ी गई थी पंजाब की और केपी के, और जब तक पीटीआई उससे बाहर नहीं आई कौमी असम्बली से, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें या वो वफाक में बरसरे इक़्तिदार थी या वो सूबों में बरसरे इक़्तिदार थी बेक वक्त, और साथ ही वो अपोजिशन में होने का भी दावेदार थी। एक अजीब सी हमने सूरत हाल देखी। मैं समझता हूँ कि आज जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँच रहा है और हम जिस स्टेज पर आए हैं ये तमाम ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि इन लोगों ने अपने अमल के ज़रिए आज पाकिस्तान को यहाँ पर लेके आए। हम बेशक किसी और पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी और के एजेंडों की हम बात करते हैं, क्या कभी हम इनके किरदार पे भी बात करेंगे? क्योंकि आज इंतखाबात ना होने की बड़ी वजह ये वो बिल है जो असम्बली के अंदर आखिरी दिनों के अंदर पेश किए गए। आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि जी आखिरी दिनों जो असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो रहा है कि पाकिस्तान में सेंसिस और हल्का बंदियों की ज़रूरत है। भैया इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में अगर इंतखाबात करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास तो 5 साल पूरे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सेंसिस क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ क्यों नहीं की अपने उस मुद्दत के दौरान? जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का टाइम आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन का एक जवाब दे दिया है कि हमने जी नई हल्का बंदियाँ करवा के तो फिर जाना है। अब जिस तरह सदर मुमलिकत ने अभी एक ख़त लिखा है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी है कि वो ईवान सदर में आए, क्योंकि 9 अगस्त को असम्बली ख़त्म हुई है असम्बली की मुद्दत, और 9 नवंबर के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होने जरूरी है 90 दिन में। लेकिन इसको डिले करने के लिए इलेक्शन कमीशन नए नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। और मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, आप देखिएगा वो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ पर यही एक जवाब रखेंगे कि जी हमने तो अभी सेंसिस कंप्लीट करनी है, हमने अभी हल्का बंदियाँ करनी है। हर मुमकिन तरीके से वो इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान वही बात जो मुबशर साहब ने जिसपे फाइंडिंग दी है कि हमारी जमहूरियत का, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का। मैं लेती हूँ आपका पॉइंट, लेकिन मैं इमरान शफकत साहब के पास चली जाऊँ, मैं उनसे बात कर लूँ ज़रा। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये बात कर रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाना चाहिए? जब पीडीएम थी तब तो बात नहीं थी इलेक्शन की, तब तो बैकफुट पर थी पूरी जमातें कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। तब फंड्स के मसाइल थे, दहशतगर्दी के मसाइल थे, और भी बहुत सारे मसाइल थे। तब तो सेंसस का मसला भी था। और अब ये सारे मसाइल पीपल्स पार्टी को, आपको नहीं लगता कि उनके बयानात को खटाई में जाता नज़र आ रहा है? आपको क्या लग रहा है किसको फ़ायदा सबसे ज़्यादा? देखिए, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से भी इस तरह के बयान नवाज शरीफ साहब के बिहाफ के ऊपर आए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये बयान देने की जरूरत पड़ रही है तो इमरान शफकत साहब ये सिर्फ अभी 16 माह कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शन चाह रहे हैं? जब ये थे 16 माह की इनकी गवर्नमेंट थी तो तब ये इलेक्शन से क्यों तारीख? मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। तो जब ये मफादात की मुश्तरका कौंसिल जो होती है जी, उसमें उनके वज़ीर आला बैठे हुए थे मुराद अली शाह साहब, अप्रूवल ना देते, इसका मतलब ये है कि ये सारी पार्टियां ऑन बोर्ड थी। ये जमहूरियत का अगर खिलाफ काम हो रहा है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है। और इस सूरत में जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन हालात में इंतखाबात हों फौरी तौर पर वो नहीं चाहेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल है उनके लिए। अब ये सारा मसला हुआ क्यों? मसला इसलिए हुआ कि हमने तजर्बे करने होते हैं। यहाँ पे हमने एक तजर्बा किया और वो ओपन सीक्रेट है कि उन्होंने कहा कि जी ये तजर्बा तो हमारे गले पड़ गया, अब इससे जान छुड़ानी है। जान छुड़ाने के लिए जो पार्टियां नहीं मान रही थी, आगे नहीं आ रही थी, वो जब आई तो फिर उनकी कुछ शराइत थी कि जब हम ये काम करेंगे, आके मुल्क को संभालेंगे, जैसा भी संभालेंगे, तो हमारा, क्योंकि हालात उनके सामने थे, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तबाह हो जाएगा। तो ये बातें वही पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव थी, वो उसके आने से पहले ये सारी चीजें तय हो गई। और उसमें जरदारी भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो ये जो फायदा होना है वो पीडीएम की या पीडीएम में जो शामिल जमातें थी उनको फायदा होना है। नुकसान क्या होना है? नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये उसका बंदोबस्त हो रहा है, सिंपल इज दैट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ कि वो तो शायद उनको नलायकी की सजा मिल रही है, लेकिन नलायकी की असल सजा तो हमें मिल रही है कि जो हमारे साथ तजर्बात होते रहते हैं।
तो ये बड़ी चीजें जो है मुबशिर वो साहब, बहुत सादा ये है, तो बड़ी गुफ्तगू सिंपल है। अब कहीं बहुत दूर निकल रही है। कसूरवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इसमें भी कि इलेक्शन अगर ताखीर से उसमें होते हैं तो उसमें उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। अब वो उस तजर्बे को समेटना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करना चाहते हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक। जी बिल्कुल और मैं इसके खिलाफ एक तरह से जी जी इमरान, प्लीज। आप ठीक कह रहे हैं। मकसद तो यही है कि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था उसको डेंट डालने की कोशिश की गई चेयरमैन पीटीआई के। फिर पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस वक्त जो डिसबैंडेड हो चुकी है, पीटीआई के अंदर से 2 जमातें निकल गई हैं। वो टैक्टिक्स बस वही -1 फार्मूला को पुराने जो सक्सेसफुल हैं करने के लिए वो सारी कोशिश की गई। पीटीआई पे भी अप्लाई हुए हैं। आपके सामने जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने स्प्लिंटर्स बने, फिर पीएमएलएन के स्प्लिंटर बने, क्यू लीग निकली, अब पीटीआई में से भी स्प्लिंटर निकले हैं। वही पुराना फार्मूला अप्लाई किया जा रहा हाँ है। जी। लेकिन माजी की तारीख ये बताती है, मसलन मैं आपको अर्ज किए देता हूँ, आपको 2002 के इलेक्शंस याद होंगे, इमरान शफकत को, आजम को, फ़हीम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट सबसे बड़ी पार्टी आई थी, और उसके बाद भी उसमें डेंट डालने के लिए पैट्रियट बनाई गई थी। और फिर जिस तरीके से वो किया गया वो सारा हमारे सामने है। मसला ये है कि इस तरह सियासी पार्टियां जब अपने कदम जमा लेती हैं अवाम में, इस तरह ख़त्म नहीं होती, फिर आपको कुछ और करना पड़ता है। आजम साहब, कुछ और क्या करना पड़ता है? इस तरह तो वो- मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकते आप -1 फार्मूला के तहत। एक पॉइंट मेरा ले जी, जी, लीजिए, जी, जी। चूंकि वो बरसबील तस्करा फ़हीम साहब ने इशारा किया, बिल्कुल कराची की एक सीट उसमें ऐड हुई सिंध के अंदर से, लेकिन इसके साथ साथ जो आबादी का तनासुब है उसके लिए नेशनल असम्बली की डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है। और हमारा माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी एबिलिटी रखता है कि वो कर सकता था 3 माह में पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध के प्रोविंशियल असम्बली के लिए डिलिमिटेशंस, लेकिन 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और प्रोसेस वो 12 मीटिंग के बाद जिस तरह स्टार्ट करने का उन्होंने किया है, इंडिकेशन दिया है, उससे आप पेस खुद ही देख लीजिए। डेलिब्रेट है सारा कुछ, वरना इलेक्शन करवाना 1 माह डिले के साथ कोई मसला नहीं था। ठीक है, गुफ्तगू को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन की ही। पीटीआई चेयरमैन जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तोशा खाना केस में उनको गिरफ्तार किया गया, 200 से ज़ायद उन पर मुकदमात बने और जेल में वो कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। खैर, जो उनके वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अदम एतमाद के साथ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल होने वाली समाअत का हिस्सा बनने की हिदायत जारी कर दिया। खैर, सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि पीटीआई चेयरमैन की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई हैं, जिनमें से एक हिदायत ये है उनके वकील के लिए, जो बरतानवी वकील हैं राशिद याकूब, और उनको वो कह रहे हैं कि जो उन पर ज़्यादतियाँ की जा रही हैं उस पर आलमी इदारे में वो केस फाइल किया जाना चाहिए। आलमी इदारे में ये बात उठानी चाहिए, होना चाहिए, ये सूरत हाल होनी चाहिए जो गंभीर होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। सवाल इससे जुड़ा जो हमारा वो यही है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आलमी इदारों को मुलव्विस करना अपने केस के मामले में वो एक दुरुस्त अमल है? बुखारी साहब जी देखिए, ये इतलात आ रही थी कि उनकी जो एक्स वाइफ हैं जमाइमा, वो भी लॉबिंग कर रही थी कुछ। ये हमें बरतानिया से भी इस तरह की इतलात मौसूल हुई। और इसमें मैं अर्ज़ करूँ, मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे त्यारा हाईजैकिंग केस में, उस वक्त भी जो उनके बाहर दोस्त मौजूद थे, उन्होंने ये सोचा कि उनके मामले को हाईलाइट करें। जब ख़तरा महसूस होता है तो उस वक्त फिर जो भी आपको जाए पनाह मिलती है वहाँ आप ट्राई करते हैं। मुझे याद है उस वक्त के ईयर 2000 में वो लेटर मेरे हाथ आया, और मज़े की बात यह कि बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर ने वो लेटर लिखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेडरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद अहमद खरल साहब को। वो लेटर मेरे हथे लग गया, मैंने एक इंग्लिश अखबार में छाप भी दिया, जिसके बाद फिर मुझसे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, जी ये क्या मामला चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, चूँकि जब आपको महसूस होता है, आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी ये डिस्कस किया गया था कि जी इस मामले को यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाना चाहिए, चूँकि एक वो पब्लिक फिगर हैं।
लेकिन चूंकि अभी तक ये बात है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अदलिया पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे इमरान खान साहब ने खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हालांकि ये वही अदलिया है जो उनको, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रिलीफ देती रही है। बल्कि आज भी अगर आप देखें तो चीफ़ जस्टिस साहब, चूँकि हमारा तो कहना ये है कि जज को ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जज साहब ने खुद ही पॉइंट आउट किया कि जो रिमांड किया गया था केस, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 7 दिन में केस का फैसला करें और 1 दिन में फैसला हुआ। लेकिन वहाँ पे मेरे जैसा एक हकीर बंदा भी ये सोच सकता है कि उसमें कहीं जज साहब ने ये भी नहीं था लिखा कि आप 1 दिन में फैसला नहीं कर सकते थे। टाइम फ्रेम था 7 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर करना था। वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन है। हर सब आपकी जाने में आऊंगी दोबारा, लेकिन मुझे फ़हीम से पूछ लेने दीजिए। फ़हीम, आपको क्या लगता है कि जो आलमी इदारों की तरफ अब इशारा कर दिया है पीटीआई चेयरमैन ने, अब उनके लिए ये ठीक साबित होगा? सना, थोड़ी देर पहले शायद पहले उसमें जब पार्ट में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था जो मरीम नवाज साहिबा ने जावेद हाशमी साहब से के साथ की थी। ये 25 जुलाई 2019 की बात है। तो अगर आपको याद हो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज साहिबा ने भी सेम यही बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को जेल में सहूलतें नहीं मिल रही, हम आलमी इदारों को ख़त लिखेंगे, हम बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ख़त लिखेंगे, हम इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को ख़त लिखेंगे। तो ये प्रेशर बिल्ड करने की एक कोशिश होती है जो इस वक्त जो है वो पीटीआई की जानिब आपको से नहीं लगता कि इस खत का सिनेरियो ही और है? ये जो हिदायत जारी की गई है ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में जारी की गई है, वो तो सिर्फ सहूलतें थी ना। देखें, मामला यही है ना कि उनको सहूलतें नहीं मिल रही, उनकी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर एक्शंस हो रहे हैं, उनकी जो मकबूलियत का एक ग्राफ है उसे नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। यही सारे मामला हैं जो जिनके लिए वो खत लिख रहे हैं। खत लिखना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के मामला हैं, पाकिस्तान में बैठ कर हल कीजिए, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन खतूत से बढ़कर जो एक खत है ना, उस खत की तरफ ज़रा तवज्जो कर लीजिए। इस मुल्क के अवाम जो है ना वो खत गुर्बत से नीचे चले जा रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे गए हैं जी। वो खत इंपॉर्टेंट हो गया है। उस खत की तरफ देखिए और लोगों के खुदा के लिए कुछ भलाई का सोचिए। ना सेहत की सहूलतें हैं, ना तालीम की सहूलतें हैं, ना अमन अमान की सूरत हाल ऐसी आइडियल है कि लोगों को ये सोच सकें कि उन्हें इस मुल्क में रहना चाहिए, उन्हें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, अपने बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए। ये जो खत गुर्बत है ना, इसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए इन तमाम खुतूत को छोड़कर जी। देखिए, समअप कर दिया है फ़हीम साहब ने और बशर साहब ने, और जो उसकी देखिए ये तो हमारा अपने मुल्क अपने इदारों पे एक अदम एतमाद की सूरत हाल है और तमाम सियासी लोगों ने यही किया है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। असल बात यह है जिसकी तरफ फ़हीम साहब ने इशारा किया है कि इस कौम की तरफ कौन तवज्जो देगा। इस वक्त सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अभी ये 2 दिन पहले का आपको एक वाक़या पंजाब के अंदर पेश आया। एक माँ ने अपने बच्चों को फैसलाबाद के करीब खुद जहर पिलाया और उसके बाद ख़ुद भी जहर पिया। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं? लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत जिस तरह काम कर रही है, मुझे उसमें भी कोई ऐसी प्रायोरिटीज़ नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ जो है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। जो महंगाई और गुर्बत इसका बढ़ रही है उस पर कौन उसको ठीक करेगा? आपका डॉलर है, आप देखें ये पिछले चंद दिन के दौरान मेरा हाल है 10-12 रुपये डॉलर और ऊपर चला गया है और वैसे भी मार्केट में नापैद है। जब अगले बिल आने हैं, ये जो बिल आए हैं इस पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो अगले बिजली के बिल आने हैं उसमें आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जब मल्टीप्लाई होकर साथ आएंगे, बिल आपके और ऊपर होंगे। लोगों के हालात बहुत अबतर हो चुके हैं। इस वक्त तमाम तरजीहात सिर्फ इस पे होनी चाहिए कि इस मुल्क के साथ साथ इस कौम को कैसे ज़िंदा रखना है, इस कौम की जो बुनियादी ज़रूरियात है, इसकी भूख है, उसको कैसे ख़त्म करना है। ठीक हो गया। इमरान शफकत साहब, जो 24 करोड़ आवाम से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान के लोग हैं वो किस आलमी इदारे में जाएँ? वो कहाँ जाके अपना केस पुट करें और कहें कि जी उनके साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है? होना चाहिए। 75 साल से यही कुछ हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, मजीद बर्दाश्त करते रहे। पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अवाम का अमलदखली कोई नहीं है। तो जो आप बात कर रही थी कि सवाल था बुनियादी जो आलमी इदारों की तरफ जाने की हिदायत दे रही है, हाँ। तो मेरा ख्याल है उनका हक बनता है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि शायद इस वक्त की नौबत ना आती, इन हालात की नौबत ना आती, सियासत करते, वो साजिश करते रहे, कभी उसके खिलाफ साजिश, कभी उसके खिलाफ साजिश, और असेंबली में बैठ जाते पोजीशन लीडर बन के, आगे उनको कोई रोक नहीं सकता था। इंतखाबात भी वक्त पे होते और वजीर आजम भी अगले वो होते, अब उनको कोई ला नहीं सकता। जितनी मर्जी आप पार्टियां कर ले, उधर भेज दे खाती, इधर भेज दे खाती। तो जब तक वो उन्होंने जो खेल शुरू किया था
वो खेल जब तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता, खान साहब की जान नहीं छूटती। ठीक हो गया। आपके मुताबिक इमरान शफकत साहब के पीटीआई चेयरमैन को सियासत नहीं आती, सियासत नहीं, उन्होंने सिर्फ साजिश की, जो बार बार चोर और डाकुओं की तरफ इशारा भी किया, और अगर वो एक पेज पर बैठते, जमहूरियत का सोचते, आइन का सोचते, पाकिस्तान के अवाम का सोचते, तो इस हाल में वो नहीं होते। खैर, हमारे माहिरीन के मुताबिक कुछ तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन का सियासी जो अपना जो केस है अपना, वो आलमी इदारों की तरफ लेकर जाना दुरुस्त अमल नहीं है, जबकि कुछ हमारे माहिरीन के मुताबिक ये दुरुस्त अमल है, उनका हक है, उनको जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।